हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी सायरा खान केस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है सायरा से, जो अपनी बेटी के साथ ब्यूटी पार्लर से घर आती है। लेकिन घर आने पर वो देखती है कि उसके तीनों बेटे और उसका पति घर पर नहीं था। अब सायरा उन्हें हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन तीनों का कहीं पर भी पता नहीं चलता। साथ ही उनके कपड़े भी नहीं थे। ये देखकर सायरा उन्हें कॉल करने लगती है, लेकिन कॉल भी नहीं लग रहा था। जिसके बाद सायरा को वहां पर एक पेपर दिखाई देता है, जिसमें उसके हस्बैंड ने लिखा था कि सायरा, तुम्हारा और मेरा रिश्ता आगे नहीं चल सकता। इसलिए उसने 3 बार तलाक बोलकर सायरा को डिवोर्स दे दिया था। अब ये देखकर सायरा काफी शॉक होती है और फिर से अपने हस्बैंड को कॉल करने लगती है, लेकिन शायद उसके हस्बैंड ने उसे ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से सायरा के अपने हस्बैंड हनीफ से बात नहीं हो पाती। अब सायरा हनीफ की माँ को कॉल करती है, तो उसकी माँ कहती है कि सायरा, हनीफ अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि हनीफ चाहता था कि उनके और भी बच्चे हों, लेकिन सायरा ने उसे मना कर दिया था, जिसकी वजह से हनीफ ने उसे तलाक दिया है और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाला है। अब ये सुनकर सायरा काफी शॉक हो जाती है कि तभी वो देखती है कि वहां पर हनीफ ने $1000 रखे थे। एक्चुअली भले ये लोग भोपाल में रहते थे, लेकिन इनकी शादी आउट ऑफ इंडिया हुई थी और वहां पर मेहर की रकम $1000 तय की गई थी। और इसी की वजह से हनीफ ने जब सायरा को तलाक दिया, तो वो मेहर की रकम $1000 वहां पर रख कर गया था। अब सायरा काफी ज्यादा अकेली पड़ जाती है, क्योंकि वैसे उसके पास पाकिस्तानी सिटीजनशिप थी, लेकिन वो अजरबैजान में रहा करती थी और वहीं पर उसकी और हनीफ की शादी हुई थी। और शादी के बाद दोनों भोपाल आ गए थे। अब सायरा तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पर ये कंप्लेंट लिखती है कि उसके हस्बैंड और उसके 3 बेटों को लेकर भाग गए हैं। अब सायरा की ये सारी बातें पुलिस को भी काफी अजीब लगती है और वो उसकी कंप्लेंट नहीं लिखते। जिसके बाद वो सायरा से कहते हैं कि तलाक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसे मुफ्ती नाम के एक काजी के पास जाना होगा, क्योंकि वही ये सब हैंडल करते हैं और इसे सॉर्ट आउट करते हैं। अब ये सुनने के बाद सायरा तुरंत मुफ्ती से मिलने जाती है, पर मुफ्ती उल्टा सायरा को ही चिल्लाने लगता है कि उसे चुपचाप अपने देश वापस जाना चाहिए या फिर अपनी शौहर से मिन्नती करनी चाहिए। शायद उसका दिल पिघल जाए और वो उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाए। अब ये सुनकर सायरा काफी शॉक थी, क्योंकि मुफ्ती भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद सायरा कहती है कि अगर उसे यहाँ इंसाफ नहीं मिला तो वो कोर्ट जाएगी। जिस पर मुफ्ती कहता है कि अगर वो कोर्ट जाएगी तो वो अपने धर्म और शरीयत के खिलाफ जाएगी और इसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। लेकिन सायरा उसकी बात नहीं सुनती, तो मुफ्ती उसे गुस्से में वहां से निकल जाने के लिए कहता है। जिसके बाद बेचारी सायरा रोते हुए अपने घर चली आती है, तो वहां पर उसका मकान मालिक आता है, जो सायरा को बताता है कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 2 महीने बाद खत्म होने वाला है, इसलिए सायरा को इस फ्लैट को छोड़ना होगा और यहाँ से जाना होगा। अब ये सुनकर सायरा समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो यहाँ पर किराया दे सके। अब सायरा को याद आता है कि उसे हानिफ ने $1000 दिए थे, लेकिन सायरा उसे लीगली इंडियन रुपीस में कन्वर्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पास पाकिस्तानी सिटीजनशिप थी, ना ही उसके पास यहाँ का पैन कार्ड था और ना ही कोई और डॉक्यूमेंट, जिसकी वजह से उसे ये काम इलीगली करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो जेल भी जा सकती थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो बच जाती है और इस तरह से सायरा को अपने पैसे मिल जाते हैं। जिसके बाद सायरा कोर्ट जाती है, लेकिन कोई भी लॉयर उसका केस लेने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से सायरा काफी ज्यादा हताश हो गई थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात गौरी से होती है, जो कि एक लॉयर थी। अब गौरी जब सायरा की बातें सुनती है तो उसकी पूरी कहानी वो समझ जाती है। जिसके बाद वो सायरा से कहती है कि वो उसका केस लड़ेगी और केस जीतने के बाद ही वो जो भी पैसे देगी उसे वो फीस के रूप में रख लेगी। तब तक सायरा को चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही गौरी सायरा से कहती है कि हो सकता है कि काफी कोशिश करने के बाद भी वो लोग केस हार जाएं, बट सायरा को हिम्मत रखनी होगी। अब ये सब सुनने के बाद सायरा उन पलों को याद करने लगती है जो उसने हनीफ के साथ बिताए थे। जिसके बाद कोर्ट केस स्टार्ट होता है और वहां पर हनीफ अपने लॉयर के साथ आता है। हनीफ के लॉयर का नाम पठान था और वो बहुत ही जाना माना लॉयर था। अब हनीफ जब कोर्ट में आता है तो वो सायरा की तरफ देखता भी नहीं। जिसके बाद गौरी जज को सारा केस बताती है। जिसके बाद वो बताती है कि उनकी 3 मांगे हैं। एक ये कि सायरा को उसके बच्चों की कस्टडी मिले। जिसके बाद सायरा जिस फ्लैट में रहती है उसका किराया भरने के लिए हनीफ उसे पैसे दे। और तीसरी बात, हनीफ सायरा को हर महीने कुछ पैसे दे ताकि वो अपना गुजारा कर सके। अब ये सब सुनने पर हनीफ का लॉयर पठान कहता है कि हनीफ के पास जो बच्चे हैं वो सभी 7 साल के ऊपर के हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार वो बच्चे हनीफ के साथ रह सकते थे। और रही बात बेटी की, तो बेटी भी जब बालिग हो जाएगी तो हनीफ उसे अपने पास ही रखेगा। और रही बात मेंटेनेंस की,
तो हनीफ ने बकायदा मेहर की रकम दे दी है। एक्चुअली उनके यहाँ शादी में एक रकम तय होती है जो कि या तो शादी के वक्त या फिर तलाक के वक्त दी जाती है, जिसको मेहर कहते हैं। और हनीफ ने सायरा को मेहर की रकम दे दी है, तो अब वो कोई मेंटेनेंस नहीं दे सकता। साथ ही वो कहते हैं कि हनीफ ने सायरा को डिवोर्स सायरा की वजह से ही दिया था, क्योंकि सायरा ने और बच्चे करने से मना कर दिया था। वो चाहती थी कि वो पिल्स ले ताकि उन्हें आगे बच्चे ना हो, या फिर हनीफ कोई प्रोटेक्शन यूज़ करे जिससे उन्हें बच्चे ना हो। उनके धर्म में ये सब कुछ करना हराम है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता, और इसी वजह से हनीफ ने सायरा को डिवोर्स दिया है। क्योंकि उनके धर्म के अनुसार औरत तब तक बच्चे पैदा करने से मना नहीं कर सकती जब तक उसके शरीर में कोई दिक्कत ना हो। अब ये सब सुनने के बाद जज उन्हें काउंसलिंग करने के लिए कहती है, ताकि काउंसलिंग के बाद हो सकता है कि वो दोनों आपस में सेटलमेंट कर लें, जिसके बाद ही उन्हें अगली डेट मिल जाएगी। अब सायरा हनीफ से बात करना चाहती थी, लेकिन हनीफ उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। सायरा हनीफ से कहती है कि उसने ये केस ही इसलिए किया था ताकि वो एक बार हनीफ से बात कर सके, लेकिन हनीफ ने अपना मन बना लिया था और उसे सायरा के साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से काउंसलिंग के बाद भी उनके बीच कोई सेटलमेंट नहीं हो पाती। जिसके बाद उन्हें नेक्स्ट डेट मिलती है और कोर्ट केस स्टार्ट होता है, जहां पर जज को गौरी बताती है कि किस तरह से हनीफ ने अचानक से सायरा को डिवोर्स दिया था। वो ये भी बताती है कि हनीफ की इस हरकत के बारे में सायरा को कुछ भी पता नहीं था। अब ये सुनकर पठान कहता है कि हनीफ ने डिवोर्स देने से पहले सायरा को 3 बार नोटिस दिया था, लेकिन सायरा ने उसे इग्नोर कर दिया। अब ये सुनकर गौरी और सायरा दोनों ही काफ़ी शॉक थे, क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिसके बाद वो दोनों समझ जाते हैं कि हनीफ ने जानबूझकर चालाकी से ये सब कुछ किया था। अब ये देखकर गौरी जज से कहती है कि हनीफ ने सायरा को डिवोर्स का नोटिस भेजा था, जबकि वो सायरा के साथ उसी घर में रह रहा था। साथ ही वो बताती है कि हनीफ ने जानबूझकर ये नोटिस भेजा और खुद के एड्रेस पर भेजा, जिसके बाद उसने खुद ही इसे छुपा दिया ताकि सायरा को इसके बारे में कुछ भी पता ना चले। साथ ही गौरी ये भी बताती है कि हनीफ यहाँ पर 5 सालों के लिए आया था, लेकिन उसने घर का कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए किया था और उसमें कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने का कोई भी क्लॉज नहीं था। यानी कि हनीफ जब भोपाल में आया था तो वो इसी इरादे से आया था ताकि वो सायरा को डिवोर्स दे सके। अब ये सब सुनने के बाद जज हनीफ से कहती है कि जब तक ये कोर्ट केस चल रहा है तब तक हनीफ को सायरा के घर का किराया देना होगा। साथ ही हनीफ की सैलरी चेक की जाती है, जिसमें से उसे 50,000 रुपीज़ सायरा को मेंटेनेंस भी देना होगा। साथ ही जज हनीफ से कहती है कि वो बच्चों को सैटरडे संडे सायरा के पास ही छोड़ेगा और अगली डेट पर वो अपने बच्चों को भी साथ लेकर आए, क्योंकि वो कोर्ट में देखेंगे कि उनके बच्चे किसके साथ रहना चाहते हैं, और उसी के बाद इसका कोई फैसला होगा। अब हनीफ के ऊपर सब कुछ उल्टा पड़ गया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी उदास था, तो वही सायरा बहुत ज़्यादा खुश थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि जब मुफ्ती को इस केस के बारे में पता चलता है तो वो पठान से मिलने जाता है और उसे कहता है कि उसे किसी भी हाल में इस केस को जीतना होगा, क्योंकि अगर वो केस हार गया तो सब लोग शरीयत के खिलाफ जाएंगे। जिस पर पठान कहता है कि ये केस अभी चर्चा में है, 2 दिन बाद लोग इसे भूल जाएंगे और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो वही हम गौरी को देखते हैं, जो अपने दोस्त विदुर के साथ इसी केस के बारे में चर्चा करती रहती थी। विदुर भी उसे अच्छी बातें बताता था। जिस बीच हम सायरा को देखते हैं, जो उस समय के बारे में सोच रही थी जब हनीफ ने पहली बार उसे देखकर ही उसे पसंद किया था, जिसके बाद वो सायरा के पीछे पड़ गया था। लेकिन तब सायरा हनीफ को अच्छे से समझ नहीं पाई। उसे पहले भी लगता था कि हनीफ इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उससे हनीफ से प्यार हो गया, जिसके बाद उनके परिवार वालों ने उनकी शादी करवा दी। हनीफ हमेशा सायरा के ऊपर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश करता। एक्चुअली शादी से पहले सायरा बहुत अच्छी सूफी डांसर थी, लेकिन हनीफ ने उसे अपना वास्ता देकर उससे उसका काम बंद करवाया, जिसके बाद अपने प्यार का वास्ता देकर उसे नकाब पहनने के लिए कहा। उसने सायरा से कहा कि पहले वो उसकी महबूबा थी, लेकिन अब उसकी बेगम है तो उसे ये सब करना होगा। अब वो जिस तरह से सायरा को ढलता गया उस तरह से सायरा ढलती गई और ऐसे ही उन्हें 4 बच्चे हो गए। जिसके बाद हनीफ ने सायरा के ऊपर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था, जिससे सायरा काफ़ी परेशान थी और वो अपनी फ्रेंड को इस बारे में बताती थी, जिस पर उसकी फ्रेंड का कहना था कि सायरा को हनीफ के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, उसके बाद ही वो सुधरेगा। अब सायरा ने भी डिसाइड कर लिया था कि हनीफ ने फिर से उसे मारा तो वो उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेगी। जिसके बाद एक दिन हनीफ ने सायरा के मोबाइल से ये सारे मैसेजेस पढ़ लिए, जिसके बाद बड़े चालाकी से प्रोजेक्ट का बहाना बनाकर वो उसे इंडिया लेकर आया ताकि वो यहाँ पर उसे तलाक देने की प्लानिंग कर सके। जिसके बाद कोर्ट केस स्टार्ट होता है, जहाँ पर बच्चों को भी कोर्ट में बुलाया जाता है। अब बच्चे जब वहाँ पर सायरा को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन हनीफ ने उन्हें सिखाया था कि उन्हें कोर्ट में यही कहना है कि उन्हें अपने डैडी के साथ रहना है,
इसलिए जब उनसे पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि उन्हें डैडी के साथ रहना है। अब ये सुनकर गौरी कहती है कि बच्चे काफी मासूम हैं, उनसे जो कहने के लिए कहा गया है वो वही कहेंगे। अब जज भी इस बात को समझ जाती है और फिर से अगली डेट दे देती है। तो वही पठान हनीफ से कहता है कि उसे कोर्ट के बाहर ही सायरा के साथ सेटलमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि केस जितना बढ़ेगा उतना इसके बारे में बातचीत होगी और उतना उनका केस कमजोर भी होता जाएगा। अब हनीफ को भी ये बात सही लगती है और वो सायरा से मिलने जाता है, जहाँ पर वो सायरा को काफी सारी एलिमनी देकर इस मामले को सेटल करना चाहता था। लेकिन सायरा को अपने बच्चे भी चाहिए थे, इसलिए वो इसके लिए नहीं मानती। अब ये सुनकर हनीफ गुस्सा हो जाता है और वहां से निकल जाता है। तो वही हम मुफ्ती को देखते हैं, जो गौरी को धमकी देता है कि हमारे मजहब में दखल देना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। अब ये सुनकर गौरी भी बुरी तरह से डर गई थी। वो ये सारी बात विदुर को बताती है, लेकिन विदुर कहता है कि वो चिंता ना करे, वो बस अपने काम पर फोकस करे और इस केस को जीतने की कोशिश करे। तो वही सायरा को पता चलता है कि हनीफ दूसरी शादी करना चाहता है, जिसके लिए उसने मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी आईडी भी बना ली थी। अब अगली हियरिंग में गौरी ये बात जज को बताती है। साथ ही वो बताती है कि हनीफ की इस शादी को रोकना चाहिए, क्योंकि अब तक उसने सायरा को ठीक से डिवोर्स नहीं दिया है। अब ये सुनकर पठान हंसते हुए कहता है कि उनके मजहब में मर्द को 4 शादी करना अलाउड है, चाहे वो पहली को तलाक दे या ना दे। अब ये सब सुनने के बाद जज हनीफ से कहती है कि जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। जिसके बाद अब ये खबर हर तरफ फैल जाती है कि किस तरह से सायरा अपने हक के लिए लड़ रही है, और कई सारी मुस्लिम औरतें ये बात सुनकर काफी खुश थी, क्योंकि उन्हें भी यकीन होने लगा था कि अगर उनके साथ कल कुछ गलत होता है तो उन्हें भी इंसाफ मिल जाएगा। तो वही हनीफ ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी बुआ की बेटी से शादी करेगा। जैसे अगली हियरिंग में कोर्ट केस सॉल्व होगा वो शादी कर लेगा। जिसके बाद हम गौरी को देखते हैं, जो अपने लैंडलॉर्ड के पास जाती है और उनसे कुरान और सनातन धर्म के बारे में सारा नॉलेज लेने लगती है। जिसके बाद वो उनसे पूछती है कि क्या सच में कुरान में 4 शादी करना अलाउड है। जिसके बाद वो अंकल गौरी को सारी बात डिटेल में समझाते हैं। अब कोर्ट स्टार्ट होता है, जहाँ पर पठान जज को कुरान में वो पढ़कर बताता है जिसमें मर्द को 4 शादी करना अलाउड था। अब ये सुनकर गौरी उसे कहती है कि पहले उसकी बात सुन ले। वो सबसे पहले उस पोस्टमैन को बुलाती है जिसमें वो तलाक की नोटिस सायरा के घर तक पहुंचाई थी। वो पोस्टमैन बताता है कि वो जब नोटिस लेकर आया था तो हानिफ ने उसे वहां से वापस जाने के लिए कहा था। जिसके बाद गौरी ये भी बताती है कि कुरान में लिखा है कि मर्द को 4 शादी करना अलाउड है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। वो बताती है कि पहले के ज़माने में काफ़ी सारे लोगों की मौत बहुत जल्दी हो जाया करती थी, जिसकी वजह से उनकी विधवा औरतें और उनके बच्चे अकेले पड़ जाते थे और वो पीछे छूट जाते थे, और ऐसा ना हो इसी वजह से 4 शादी करने की परमिशन दी गई थी। लेकिन वो उस जमाने के लिए ठीक था। साथ ही कुरान में ये भी लिखा गया है कि अगर कोई मर्द एक से ज़्यादा शादियाँ करता है तो उसे अपनी सारी वाइफ को बराबर की रिस्पेक्ट, बराबर का प्यार और उनकी देखभाल सब कुछ बराबर करना होगा। और हनीफ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने सायरा को बिना पूछे उसे डिवोर्स दे दिया और डिवोर्स में बस $1000 दे दिए, जो कि 83,000 रुपीज़ है, जो आज के ज़माने में ज़्यादा पैसे नहीं है और सायरा इससे अपना मेंटेनेंस नहीं कर पाती। साथ ही वो कहती है कि हनीफ ने इसमें से कोई भी रूल फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से उसे दूसरी शादी की परमिशन नहीं देनी चाहिए। साथ ही वो बताती है कि सायरा के पास भले ही यहाँ की सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन वो एक औरत है जिसे उसके पति ने छोड़ दिया है। ऐसे में यहाँ का कानून उसे इस तरह से हताश कैसे कर सकता है। अब ये सब सुनने के बाद जज अपना फैसला सुनाता है, जहाँ पर वो हनीफ से कहता है कि उसे सायरा को एज अ मेंटेनेंस कुछ पैसे देने होंगे। साथ ही सायरा को उसके बच्चों की कस्टडी भी दी जाती है। अब सायरा चाहे तो यहाँ रह सकती है या फिर वो अपने गांव वापस जा सकती थी। साथ ही बच्चों के खर्चे को भी हनीफ को ही देखना होगा। अब हनीफ ने गलत तरीके से सायरा को डिवोर्स देने की कोशिश की थी। वो ना तो कुरान के तरीके से सही था और ना ही कानून से, जिसकी वजह से हनीफ को दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं मिलती। अब ये सुनने के बाद सायरा काफ़ी खुश थी। वो जज से कहती है कि उसे हनीफ से कोई पैसे नहीं चाहिए, वो इतनी काबिल है कि वो खुद के और अपने बच्चों के खर्चे उठा सकती है। उसे तो बस अपने बच्चे चाहिए थे। वो इतनी कैपेबल है कि वो खुद के और अपने बच्चों के खर्चे उठा सकती है। जो सुनकर जज भी काफ़ी खुश था, लेकिन मुफ्ती काफ़ी उदास था और वो पठान से कहता है कि वो इस फैसले के ऊपर कोर्ट में अपील करेगा। जिस पर पठान कहता है कि अगर वो ऐसा ना ही करेगा तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि मुफ्ती ने तो 4 शादियां कर ली है, तो वो क्या चाहता है कि आगे कोई 4 शादी ना कर पाए। पठान कहता है कि जैसे 3 तलाक के खिलाफ आवाज़ उठी थी और 3 तलाक को बैन किया गया था, अगर ये केस भी आगे बढ़ा तो हो सकता है कि 4 शादी की परमिशन भी ना मिले।
इसलिए उसे चुप ही रहना होगा। एक अकेले हानिफ को अगर और शादी करने की परमिशन नहीं मिली तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। अब मुफ्ती भी पठान की बात समझ जाता है और चुप हो जाता है। जिसके बाद कोर्ट से निकलने के बाद सायरा हानिफ से बोलती है कि वो खुद उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, इसलिए वो खुद उसे खुला देती है। अब खुला का मतलब ये था कि वाइफ हस्बैंड को डिवोर्स देगी बिना उससे कुछ लिए। अब सायरा हानिफ को खुला देती है और उसे कहती है कि अब वो चाहे तो वो दूसरी शादी कर सकता है। अब ये सुनकर हानिफ को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। जिसके बाद वो अपने बच्चों को सायरा को देता है और सायरा वापस अपने गांव चली जाती है। तो वही गौरी की भी इस केस की वजह से बहुत ज़्यादा तारीफ होती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी द सायरा खान केस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।